बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 35 राइटिंग एंड आउटलाइन। हम लॉन्ग कंपोजिशन और ऐसे के आउटलाइन बनाना सीखेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। हम देखें, एन ऐसे इज लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ से लंबा भी होता है और उससे कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा भी होता है ऐसे लिखना। देयरफॉर इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स एंड प्लान योर ऐसे बिफोर यू बिगिन टू राइट। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि आप ऐसे लिखना शुरू करने से पहले क्या करें, अपने जो प्लान्स हैं, अपने थॉट्स हैं, अपनी सोचों को उनको ऑर्गेनाइज कर लें, एक ऑर्गेनाइज मैनर में ले आएँ। ठीक है, थ्रू ये किसके जरिए होगा? आउटलाइन के जरिए। द बेस्ट वे टू डू दिस इज बाय मेकिंग एन आउटलाइन। इन दिस लेसन वी विल फर्स्ट कंसीडर व्हाट एन आउटलाइन एंड देन कंसीडर हाउ इट कैन यूज writing an essay and lastly we will have some practice। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में करेंगे, वो बताया हुआ है। इधर से देखें, ये आउटलाइन की डेफिनेशन है, इसको आपने याद भी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, एन आउटलाइन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड आइडियाज। रिलेटेड आइडियाज का मतलब है जो एक जैसे मिलते जुलते आइडियाज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, मुनज़्ज़म करना, जमा करना, बुनियादी तौर पर उसको आउटलाइन कहते हैं। It is a method of grouping ideas together that are similar in some selected way। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को ग्रुप करते हैं, ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करते हैं। कौन से आइडियाज़ भला? जो सिमिलर हैं, जो एक दूसरे से कुछ सम वे में, सम सेलेक्टेड वे में एक दूसरे से सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। देन प्रेजेंटिंग दैम इन अ सिंप्लीफाइड मैनर दैट क्लियरली शोज द रिलेशनशिप विद ईच पैराग्राफ। फिर हम उन अपने जो आइडियाज़, थॉट्स जिनको हमने असेंबल कर लिया, जिनको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, उनको एक सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पेश करते हैं। सिंप्लीफाइड एक सादा मैनर में, ठीक है, उस मैनर में दैट क्लियरली शोज द रिलेशनशिप, जो वाज़े तौर पर इसका ताल्लुक दिखाता है विद ईच अदर, ईच पैराग्राफ एंड अमंग ऑल द पैराग्राफ्स। हम इस मैनर में आउटलाइंस बनाएंगे, ये बात आपने नोट करनी है कि इस मैनर में आपकी आउटलाइंस होनी चाहिए कि वो पैराग्राफ का एक दूसरे से रिलेशनशिप बता रही हूँ, यानी कि ये पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक कर रहा है। बेशक एक पैराग्राफ उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उनका सीक्वेंस भी शो कर रही हो, मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में हो ना, मुनज़्ज़म तरीके से, और उनका आपस का लिंक भी और पैराग्राफ का शो कर रही हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप शो कर रही हूँ। बिकॉज यू नो कि जो ऐसे हमने लिखना है वो एक ही टॉपिक पर लिखना है ना, तो वो टॉपिक की सारी डिफरेंट जो सब टॉपिक्स होंगे पैराग्राफ के, वो एक दूसरे से डेफिनेटली रिलेशनशिप में होंगे, रिलेटेड होंगे। प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन इज एसेंशली अ प्रॉब्लम ऑफ क्लासीफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये एक प्रॉब्लम है, इनको क्लासीफाई करें और ऑर्गेनाइज करना कैसे करना है, ये एक प्रॉब्लम है। एज सेड अर्लियर, एन आउटलाइन इज यूजफुल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग राइटिंग दोनों में यूजफुल होती है आउटलाइंस, बिकॉज राइटिंग इज लैंग्वेज दैट इज मीन टू बी रीड। यू कैन थिंक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एज डिफरेंट एंड्स ऑफ द सेम कम्युनिकेशन। कि राइटिंग भी एक ज़ुबान है ना जो आपको पढ़नी है, और आप सोच सकते हैं पढ़ने का भी, और आप पढ़ने का रीडिंग का भी, राइटिंग का भी आप सोच सकते हैं डिफरेंट एंड्स ऑफ द सेम कम्युनिकेशन के। ये एक कम्युनिकेशन के एक जो तरीका मवासलात है उसके दो डिफरेंट, दो मुख्तलिफ एंड हैं, दो पहलू हैं, दो उसके आखिर उसको कह लें। All writer use of an outline to help make their writing clear। अभी आउटलाइन किसके लिए यूज़ होते हैं, ये आपके एमसीक्यू से में पूछा जा सकता है कि राइटर किस लिए यूज़ करते हैं? टू देयर राइटिंग क्लियर, अपने राइटिंग को क्लियर करने के लिए जो राइटर्स हैं आउटलाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ राइटर्स यूज एन आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज देयर राइटिंग क्लियरली, अगर वो आउटलाइन को यूज़ करें अपने राइटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, देयर रीडर्स शुड बी एबल टू एनालाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग। फिर वो लोग जो रीडर हैं, जो उसके कारी हैं, पढ़ने वाले हैं, वो एनालाइज कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, वो मुनज़्ज़म, वो इस चीज़ का तज्जिया करेंगे कि जो राइटिंग है वो मुनज़्ज़म है या नहीं। एन आउटलाइन इज लाइक अ स्केलेटन विच हेल्प्स द राइटर टू पुट फ्लैश अराउंड इट। ये एक ढांचे की तरह होती है जो राइटर जो है पुट फ्लैश अराउंड इट, राइटर यानी कि लिखने वाला, इसके गिर्द, फ्लैश का मतलब होता है मास, जो होता है ना, ढांचा एक हड्डियों का बना होता है, उसके गिर्द जो मास लगाते हैं तभी पूरी बॉडी बनती है ना। तो ये एक बॉडी कंपोजिशन, ऐसे को आप बॉडी से कंसीडर करें, और आउटलाइन स्केलेटन है, और वो जो राइटर है उसके अराउंड जो फ्लैश पुट करता है। ठीक है, बाय अपनी वो उसको एक्सप्लेन करके पैराग्राफ की शक्ल में आउटलाइंस को। इट इज़ अ रीडर हु रिमूव द फ्लैश टू सी द स्केलेटन अंडरनेथ। तो वो रीडर है जो इस फ्लैश को ऊपर से रिमूव करता है नीचे का ढांचा देखने के लिए। ठीक है, ये बातें सिर्फ आपने इसको देखना है, एक बार समझना ही है, जो मैंने आपको समझा दी हैं, जो कि इनको सिर्फ एक कह लें आउटलाइन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ना आपको ये सारा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, अब इधर से देखें, सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट
अबाउट द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ योर सिटी। आप ऐसे समझे कि आपको कहा गया है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो है अपने सिटी की वो आप लिखें। एज यू थिंक अबाउट द टॉपिक, आपने टॉपिक के बारे में सोचा, यू डिसाइड द थ्री आर में देर आर थ्री मेन काजेज। तो आपने सोचा कि तीन जो मेन काजेज हैं ना ट्रैफिक प्रॉब्लम की मेरी सिटी में वो ये हैं। जॉट डाउन द आइडियाज, आपने आइडियाज़ को जॉट डाउन किया। ट्रैफिक इज अ प्रॉब्लम बिकॉज, क्यों प्रॉब्लम है? ग्रेट वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, मुख्तलिफ किस्म की जो गाड़ियाँ होती हैं रोड पे। नैरो रोड तंग होते हैं। ड्राइवर डू नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर जो ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते। आपने ये तीन प्रॉब्लम्स निकाली, ठीक है, आपने अपने माइंड के मुताबिक। अब हर बच्चा ना, आप इस पे बेटा एक बार करें, इसके एक बार एक्टिविटी आप करें खुद। ट्रैफिक प्रॉब्लम अपने सिटी में, अपने सिटी में अगर और आप विलेज में रहते हैं तो फिर आपके जो साइड बाय सिटी है उसमें कंसीडर करें। और आपको की जो 3-4 मेन, आप मे भी 3 से ज़्यादा 5-6 भी काजेज बना लें, उनको आप ऐसे लिखेंगे ना जैसे ये आपके आउटलाइंस बन जाएंगे। मतलब आप दिमाग में सोच रहे हैं ना, पहले इस बारे में लिखूंगा, फिर इस बारे में, फिर ये मसला है कि ये मसला, ये जो बड़े बड़े मसले हम कह लेते हैं ना एक बार, मतलब 2-3 वर्ड्स में जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। आप जरा बनाएं अपने सिटी की आउटलाइंस ना, अपने सिटी की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की 4-5 आउटलाइन बना लेंगे, आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, लेटर यू डेवलप दीज 3 पॉइंट्स एंड राइट द पैराग्राफ। बाद में आप इन 3 पॉइंट्स को डेवलप करते हैं, इन पर डिटेल लिखते हैं और पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें, ट्रैफिक इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम इन माई सिटी, नेम ऑफ द सिटी लिख लिया। माई सिटी लाहौर अगर आपका सिटी है तो ट्रैफिक इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम इन माई सिटी लाहौर। देर आर 3 बेसिक रीजन। फर्स्ट, देर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स मूव्ड ऑन द रोड, and there are fast moving mechanical vehicles like cars, buses, vans, motorcycles, motor rickshaws, and there are slow moving vehicles like horse drawn coaches for public transport called tongas, oxen and horse driven carts for carrying goods एंड मर्चेंडाइज। अब ये देखें, आपको वो 3 पॉइंट एक खोल के बता रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है ना, डेवलप कर रहा है कि मेरा जो सिटी ये है, इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है कि ढेर सारी वैरायटी हैं व्हीकल्स की। अब उसने सारी वैरायटी बता दी, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, ये तेज़ चलने वाली व्हीकल हैं और आहिस्ता चलने वाली की भी उसने टोंगाज और ये सारी कोचेज़, उन हाउस ड्रान कोचेज़, उनकी भी उसने वैरायटी बता दी, एक्सप्लेन कर दिया ना। वहाँ उसने 3 लफ्ज़ सिर्फ लिखे थे कि ये ज़्यादा जो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है, और इधर उसने एक्सप्लेन कर दिया। बस आउटलाइन से आपने ये फ्लैश ड्रा कर लिया ना, वो एक स्केलेटन था, उससे आपने ये सारा फ्लैश बना लिया उसके ऊपर, ठीक है। The mixture of fast and slow moving vehicles is the greatest traffic problem. Moreover, the number of these vehicles has risen considerably in the last years. अब वो कह रहा है कि ये व्हीकल फास्ट मूविंग है, इनकी जो कंसिडरेबली मतलब तेज़ी से बढ़ रही हैं पिछले सालों में, ये प्रॉब्लम्स है मेरी सिटी की। वट एवर जो भी उसने कहा, आपने देखा कि उसने अपनी आउटलाइन की जो 3-4 वर्ड्स थे उनको डेवलप करके पूरा के पैराग्राफ बना लिया। आपने भी ऐसे करना। आउटलाइन जस्ट एक आपका माइंड मैप होता है, एक माइंड में जो आपकी थिंकिंग, जो आपका आइडिया बबल कर रहा होता है ना, उसको 3-4 वर्ड्स में लिख के उससे आप पूरा पैराग्राफ अपना बना लेते हैं, ठीक है। एंड अदर रीजन इज दैट रोड्स आर ओल्ड एंड नैरो। अब उसी को ये अभी वो एक्सप्लेन करी जा रहे हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी आउटलाइन पे आया कि जो दूसरी वजह है कि रोड्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं और तंग हैं। एज कार्स आर पार्कड अलोंग द साइड्स ऑफ दीज रोड्स इट मेक्स द रोड्स मोर नैरो, कि जो रोड्स के साइड्स पे कार पार्किंग जहाँ है तो नहीं, कार्स पार्क लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं जो और तंग बना देती हैं रोडों को। लिविंग लिटर रूम फॉर द मेन ट्रैफिक टू मूव स्मूथली, तो जो मेन ट्रैफिक है जिससे रोड पे से गुजरना है उसके लिए थोड़ा लिटर रूम का मतलब होता है थोड़ी सी जगह बचती है, ये ईडीएम है, अच्छा, कि थोड़ी सी जगह बचती है उनके लिए, वो स्मूथली वहाँ से मूव कर सकें। Third, as many drivers in my city do not obey traffic rules, the result is the traffic jams from cars going वन वे एंड बसेस गोइंग द अपोजिट वे ऑन द सेम रोड। कि वो ट्रैफिक रूल्स नहीं आप फॉलो करते ना, कि अगर मतलब आने के लिए एक साइड होती है, आपने देखा होगा जो वन वे रोड होता है, जाने के लिए दूसरी साइड होती है, लेकिन वो एक साइड पे ही वो आने जाने वाले इकट्ठे हुए होते हैं, तो जिस वजह से आने वाली इधर से जाने वाली इधर से, तो दरमियान में ट्रैफिक जाम हो जाती है। दस देयर इज कोचेज ऑन द रोड्स ऑफ माई सिटी, और फिर क्या होता है कि कोचेज होती है मेरे जो रोड्स पे मेरे सिटी की। अब आपने सारा डेवलप कर लिया ना, वो 3 लाइनों से आपने देखा, आपने पूरा एक पैराग्राफ नहीं 2-3 पैराग्राफ बल्कि लिख लिए। आप इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना आप चाहें कर सकते हैं। अभी आपको आउटलाइन का फ़ायदा पता चल गया ना, तो जो रीडर होगा या जो होगा आपका एग्जामिनर, वो आपकी आउटलाइंस देख के पता चल जाएगा कि कितना अच्छा मटेरियल इसने पुट किया, इसमें स्केलेटन उसका जैसा वैसे ही फ्लैश पुट करेंगे ना, उसको आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं या आप कितना जानते हैं, कितना आपको अपनी ग्रिप है अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। नो अ रीडर हु रीड द अबव पैराग्राफ कैन इजीली, वही सारी बातें हैं कि वो इजीली ऑर्गेनाइज कर सकेगा आपकी पैराग्राफ, आपकी आउटलाइंस को और आपके जो आइडियाज़ डेवलप किए हैं उनको।
ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ग्रेट वैरायटी, इसमें अब हमने देखें सब टॉपिक्स भी निकाल लिए, मतलब ये हमारी मेन आउटलाइन थी ना, मेन टॉपिक्स में से ये दो सब टॉपिक्स निकाले, इसमें हमने दो इनको किया ना ऊपर एक्सप्लेन। अब ये नैरो स्ट्रीट्स में से हमने कार पार्क निकाल लिया, ड्राइवर्स डू नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स, इसमें से भी हम ये निकाल सकते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करते। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि वो जो सिग्नल्स लगे होते हैं रोड्स पे, मतलब ट्रैफिक सिग्नल, उनको फॉलो नहीं करते, उसके बाद वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, वो लाइन में नहीं रहते, हर एक को जल्दी पड़ी होती है। ड्राइवर से भी ढेर सारी बातें हम निकाल सकते हैं। देखा, सब हेडिंग्स, सब टॉपिक्स जिसको कहते हैं ना, वो निकल सकते हैं और ये आपके कंपोजिशन को मोर एंड मोर एंड मोर करते जाएंगे। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट एन आउटलाइन हैज़ टू पर्पस। अब ये आपके याद करने वाली बात है, समझ तो लिया आपने ऊपर के आउटलाइन के जो दो पर्पस हैं ये आपने याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कौन कौन से हम देख लेते हैं। इन राइटिंग इट्स पर्पस टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट आइडियाज इफेक्टिवली, कि इसका राइटिंग में पर्पस है कि आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करे, प्रेजेंट करे उन्हें इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से। और दूसरा इसका रीडिंग में क्या पर्पस है। इट्स पर्पस इज टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज़। रीडिंग वाला जो पढ़ने वाला है उसको पता चले कि आइडियाज़ जो हैं, पैराग्राफ्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो ऑर्गेनाइज मैनर में पेश किए गए हैं। ठीक है। अब आपका आ गया समझने का काम कि आपने आउटलाइन लिखनी कैसे है। हो एन आउटलाइन इज रिटन। द राइटिंग ऑफ एन आउटलाइन विल डिपेंड ऑन द पर्पस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे। ये पहले भी हमने जब 23 वाला लेक्चर, आई थिंक 33 वाला जब कवर किया था, उसमें हमने ये डिस्कस बात की थी कि जो आउटलाइन का पर्पस जो होता है, आपके सब्जेक्ट आपका ऐसे का क्या है और आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप लिख रहे हैं, आपके ऑडियंस कौन है, किन के लिए आप लिख रहे हैं आउटलाइन, इनको अपने मद्देनजर रख के आउटलाइंस लिखनी है। The important point is that there is no one way that suits everyone and is superior on all occasions। ये बात हमने उस लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि एक तरीका नहीं आउटलाइंस लिखने का कि आपको एक तरीका दे दें, फार्मूला आप उसको फॉलो करें, नहीं। हर जगह आपने सब्जेक्ट देखना है, पर्पस देखना है, ऑडियंस देखना है, सारी चीज़ें माइंड में रख के सारी चीज़ों पे फोकस करके अपने आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आउटलाइन। सपोज यू वर आस्क्ड टू राइट ऑन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर आपको पता है एक इंग्लिश लिटरेचर में इसका बड़ा नाम है। इस पे शेक्सपियर के वर्क पे, इसके काम पे आपको लिखने का कहा गया है। ठीक है। नो दैट इज़ अ वास्ट टॉपिक। आपको पता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसने पोइम्स भी लिखी हैं, स्टोरीज भी हैं और इसके ढेर सारी मतलब पीस ऑफ वर्क्स है ना इंग्लिश राइटिंग में। तो अब किसके बारे में, लिटरेचर में भी इसका काम है, पोइम्स में इसका काम है और कॉमेडी में भी सम हो कुछ थोड़ा बहुत है। और अब किस मतलब एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। द अर्लीस्ट वे वुड बी टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट शेक्सपियर्स रोड। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं जो जो शेक्सपियर ने लिखा है ना, मतलब जिस जिस फील्ड में उसने काम किया, जिस जिस का बात में, मतलब अगर पोइम्स ने किया, अगर लिटरेचर में किया और अगर उसने पोइट्री में जो किया और जो स्टोरी राइटिंग है, ड्रामा राइटिंग है, सारी आप एक लिस्ट बना लें उसके काम की। ही रोड प्लेज एंड पोइट्री, ये आ गया ना कि प्लेज लगो लिखने हैं, पोइट्री लिखी है, जो भी उसने लिखा है आप उसकी लिस्ट बनाएं। यू हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड हिज वर्क्स, प्लेज एंड पोइट्री, कि आपने पहले अब क्लासीफाई कर लिया, तीन चीज़ें आपने उसकी वर्क, उसके काम को क्लासीफाई कर लिया, प्लेज एंड पोइट्रीज में दो चीज़ें आपने उसकी लिखनी है। ठीक है। यू कैन फर्दर क्लासीफाई और डिवाइड हिज प्लेस इंटू थ्री कैटेगरीज, ट्रेजिडियस, कॉमेडीज एंड हिस्टोरीज, कि उसके जो प्लेज हैं उसकी तीन कैटेगरी आप निकाल सकते हैं। मजाकिया, जो कुछ प्ले मजाकिया होंगे, कुछ हिस्टोरिकल होंगे, कुछ ट्रेडिजियस होंगे। ट्रेडिजियस मीन्स जो होते हैं अलमनाक होते हैं, गम और गुस्से वाले, ऐसे मतलब सॉरी जो गम और दर्द से, गम अलम से भरपूर होते हैं, अलमिया जिसको कहते हैं अलमनाक, वो। अच्छा, ये तीन उसके, अब प्लेस की तीन कैटेगरीज आपने बना ली, फर्दर इसको क्लासीफाई कर लिया। इन द सेम वे यू कैन डिवाइड हिज पोइट्री इनटू कैटेगरीज, लॉन्ग पोइम्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स मतलब होता है वो जिसमें जो होती है पोइम जिसकी 14 लाइंस होती हैं, 14 लाइंस वाली एक पोइम्स होती हैं। लॉन्ग पोइम्स बड़ी पोइम्स मतलब जिसमें ढेर सारी लाइंस होती हैं, ढेर सारे सोनेट्स होते हैं, सोनेट्स 14 लाइन वाली जो पोइम है। अब ऐसे ही पोइट्री की कैटेगरीज बना ली आपने, प्लेस की कैटेगरीज बना ली, सब टॉपिक हमारे बन गए ना, ये हमारी आउटलाइन के सब टॉपिक्स बन गए। ठीक है। द वर्क ऑफ शेक्सपियर। अब आगे आपने क्या करना है। मैकबथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसकी पोइम्स के नाम है। ठीक है। किंग लियर, एज यू लाइक इट, ओथेलो, हेनरी फोर्थ, पार्ट्स 1-2, वेनिस एंड एडोर्स, सॉरी, ये उसका काम है शेक्सपियर का। ठीक है। पोइम्स हैं या प्लेज हैं या वट एवर जो उसने काम किया, इसको भी आपने गैदर करिए। रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रिचर्ड III,
अ लवर्स कंप्लेंट, द सोनेट्स। ठीक है, ये उसका काम भी आपने इकट्ठा कर लिया, अपने आउटलाइंस भी बना ली, उसके सब टॉपिक्स भी बना लिए। अब आगे आपने क्या करना है, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अब आप जो अपने उसका काम किया कॉमेडीज टाइप, जो अपने सब टॉपिक्स बनाए थे उनको एक एक करके आप अलहदा कर रहे हैं कि जो कॉमेडीज पे उसके यानी कि जो मजाकिया उसके जो काम है, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए जो उसका वर्क है वो क्या है, ये जो चारों चीज़ें हैं ये ना इंटरटेनमेंट पे हैं। टेम्पेस्ट, ये बाकी तीनों तो ऊपर थी, ये टेम्पेस्ट एक न्यू है। ठीक है, ये चारों उसकी। फिर ट्रेजिडीज पे, जिसमें उसने ट्रेजिडीज के बारे में, अलमियों के बारे में लिखा है, वो ये चार हो गए, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथिलो, ये सारे। और हिस्टोरीज, जिसमें उसने हिस्ट्रीज बताई, हिस्ट्री बताई है किसी चीज़ की या कुछ भी बताया, वो ये हो गए। और अब उसकी पोइम्स आगे हम देखते हैं, वो आगे दो, वीनस एंड अडोनिस, अ लवर्स कंप्लेंट, ये पोइम होगी उसकी, और ये बाकी सोनेट्स। ठीक है, अब यू नोटिस द नेम्स आर द सेम इन द फर्स्ट एंड द सेकंड लिस्ट, बट द सेकंड लिस्ट इज क्लियरर। वाई? आपने नोट किया कि पहले जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें भी नेम तो सेम थे ना। कैसे भला? आउटलाइन आपने बनाई एक पोइम्स और दूसरी उसकी पोइट्री शेक्सपियर की, दो आउटलाइन आपकी बन गई। पहली आउटलाइन में जो आपने उसकी पोइट्री लिखी उसके तीन पार्ट्स आपने बना दिए, जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं कि कॉमेडी और जो ट्रेजिडियस और एक तीसरा। और ऐसे ही पोइम्स के भी आपने पोइम्स और सोनेट्स, इसके दो पार्ट बना दिए, पोइम्स का एक। अब इधर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो आउटलाइन है उससे ज्यादा ये वाली क्लियर है। क्यों? ये ज्यादा स्पेसिफाइड हो गया। देखिए, उनको पोइम्स के भी नाम दे दिए। अब आप जब पोइम्स का पहला ग्राफ लिखेंगे उसमें इस दो पोइम्स का डिटेल से जिक्र कर देंगे कि ये पोइम्स उसने लिखे है। सोनेट्स का जब लिखेंगे तो फिर इसमें इसका डिटेल से ज्यादा जिक्र करेंगे। ये वाली आउटलाइन आपकी ज्यादा क्लियर है ऊपर वाली आउटलाइन से। आपको ये समझाना बेसिकली वो चाह रहा है कि बिकॉज द टाइटल्स आर लिस्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर। ऊपर जो टाइटल है वो जो ऊपर हमें एक टेबल देखा है उसमें भी टाइटल ऐसे लिखे हुए थे, मतलब डिस्पर्स करके, लेकिन अब वो एक मीनिंगफुल मायने में लिखे हुए, पता चल रहा है कौन सी इंटरटेनमेंट वाली है, कौन सी कॉमेडी वाली है, कौन सी हिस्ट्री वाली है और कौन सी किस टाइप की पोएम है। ठीक है, ऑर्गेनाइज मैनर इसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, मतलब जिसका जो इधर जगह है उसको उधर ही मुनज़्ज़म तरीके से वहां पुट कर देना। The titles are grouped according to similar characteristics under five main headings। वही बात जो हमारी 5 मेन हेडिंग्स है, कॉमेडीज, ट्रेजिडीज, हिस्ट्रीज, पोइम्स एंड सोनेट्स। This kind of organization helps in making the differences clear and in focusing on one particular difference on category at a time। ये आप अगर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अपनी आउटलाइंस में बनाएंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा फोकस्ड बना देगी ये। और आप जो पर्टिकुलर टाइम में अपने मखसूस वक्त में मखसूस कैटेगरी पर जो आपका पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर कैटेगरी पे उस पर फोकस करके आप उसको अच्छे से राइट कर सकेंगे। Here are two more examples of the topic outline। Notice the difference between the two। और दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बुक्स आई एंजॉय रीडिंग, और ये भी बुक्स आई एंजॉय रीडिंग। दोनों पे टॉपिक एक है कि वो किताबें जिनको पढ़ते हुए मैं लुत्फ अंदोज होता हूँ, जिससे मैं इंटरटेन होता हूँ। अब उसकी ये एक की आउटलाइंस, ये एक की आउटलाइंस देखते हैं। पहला फिक्शन। फिक्शन वो चीज़ें होते हैं जिसमें किसी इंसान के बारे में मतलब ड्रामेटिक वे में जिसको पेश किया जाए। इसकी आगे देख लें, सब हेडिंग्स ने बनाई। स्पाई थ्रिल्स। स्पाई थ्रिल्स ऐसे होते हैं दिन में किसी खुफिया चीज़ के बारे में बताया गया या किसी में आपको मतलब कोई एक इंटेलिजेंस, जैसे आप कहते हैं ना कोई इंटेलिजेंसी के बारे में या कुछ ऐसा सा हो। हिस्टोरिकल नॉवेल्स, तारीखी नॉवेल्स होते हैं। फिक्शन में नॉवेल्स और थ्रिल्स और कहानियां टाइप नहीं आ जाता, वो आ जाता है। और नॉन फिक्शन होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं या आपको उसमें मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन होती है या स्पेसिफाइड भी होती है, लेकिन कहानी वाला उसमें सीन नहीं होता। लव स्टोरी ये भी फिक्शन में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ उसने फिक्शन, लव स्टोरी, अब ये फिक्शन के अंदर उसने 3 चीज़ें डाल दी हैं और इधर फिक्शन के अंदर 2 चीज़ें डाल के लव स्टोरी को अलग कर दिया। हालांकि लव स्टोरीज भी एक फिक्शन की टाइप है। अगर उसने 2 लिखे हैं तो ये भी इधर लिख देता कि ये तीसरी भी इसी की टाइप है, इसकी सब हेडिंग में आ जाता। लेकिन इधर जो है उसने ऐसे कर दिया, इधर उसको अलग निकाल दिया। नॉन फिक्शन में आगे उसने क्या बताया हुआ नीचे देखते हैं हम। नॉन फिक्शन में उसने पहले बताया हुआ इन्वेंटर्स और बायोग्राफीज। इन्वेंटर्स मतलब जो दरियाफ्तें जिन्होंने की हैं वो इन्वेंट किया जिन्होंने। बायोग्राफीज जो लाइफ अपनी आप बीती जिंदगी के बारे में जो होती है ना किसी की, वो उसको कहते हैं बायोग्राफी। स्वाने हुमरी जिसे कहते हैं उर्दू में। ओके, इधर उसने 2 बता दी किसमें भला, वो ऊपर नॉन फिक्शन जो हमने पढ़ा है, और इधर बायोग्राफीज नॉन फिक्शन की उसने सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं ना। बायोग्राफीज, साइंस मेडिकल, साइंस स्पेस एक्सप्लोरेशन, इधर उसने 3 बना दिए। मिलिट्री हीरोज, अब ये मिलिट्री हीरोज और 4th वाला और 5th वाला साइंस स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये भी 5 बन गई। और ये इसमें उसने 3 बनाई हुई हैं, ऊपर हमने देखा बल्कि 2 बनाई हुई, एक फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों में से अच्छी आउटलाइंस कौन सी आप बताएंगे। डेफिनेटली बी वाली ज्यादा प्रेफर्ड है। क्यों भला? क्योंकि इसमें उसने स्पेसिफाइड करके ज्यादा डिस्पर्स नहीं किया हुआ चीजों को। इसमें तो उसने, अब ऊपर देखें अगर हम, तो मैंने आपको बताया कि ये जो लव स्टोरीज हैं ये नॉन फिक्शन, जब फिक्शन में ही आती हैं तो इसकी सब हेडिंग में डालने से कोई हर्ज तो नहीं होना था ना, उसने अलहदा इसकी हेडिंग बना दिया, जबकि इधर सब हेडिंग में ही है।
जब है वो उसका पार्ट तो उसको उसमें इंक्लूड करना चाहिए था ना। मतलब समझाना मैं आपको यही चाह रही हूँ कि आपने पॉइंट से हटना नहीं है, जो आपका पॉइंट है ना आउटलाइंस बनाने का, कि ऑर्गेनाइज जो चीज़ें किस जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी लिमिट में, जिसकी ग्रुपिंग में आते हैं उनको उधर पुट करें, जो अगर नई ग्रुपिंग में आते तो फिर उनके अलग अलग बनाएं। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ए इज पुअर टॉपिक आउटलाइन एज इट इज कन्फ्यूज, कि वो पुअर टॉपिक है क्योंकि वो कंफ्यूज कर रही है हमें। द मेन टॉपिक्स आर नॉट इक्वल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आउटलाइन। एग्जाम्पल बी इज ए गुड टॉपिक आउटलाइन। हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स को डिटेल से, ठीक है, कि बी वाली ज़्यादा अच्छी आउटलाइन है। इन द टू एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक आउटलाइंस वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड बुक्स आई एंजॉय रीडिंग। जो दो आपने जो टॉपिक आउटलाइंस की एग्जाम्पल पढ़ी है, एक शेक्सपियर वाली और दूसरी बुक्स वाली, द टॉपिक्स आर अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर। आपने नोट किया कि टॉपिक्स जो हैं लॉजिकल ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज हुए हुए हैं। यू हैव नोटिस दैट ओनली टॉपिक्स आर गिवन एंड ईच टॉपिक बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, कि सिर्फ जो आउटलाइंस है उसमें टॉपिक ही दिए गए हैं और उसको कैपिटल लेटर से, ये आपने याद रखना है, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना आउटलाइंस में, ठीक है। बिकॉज दे आर टॉपिक्स एंड नॉट फुल सेंटेंस, फुल स्टॉप पीरियड हैज नॉट बीन यूज एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक, कि ये टॉपिक्स हैं और ये फुल सेंटेंस नहीं है जो यहाँ फुल स्टॉप जो पीरियड है उनका वो यूज होगा। ये बात आपने, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इसको आपने याद भी रखना है कि टॉपिक है, क्योंकि आउटलाइन के लास्ट पे आपने फुल स्टॉप पुट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो टॉपिक है आपका, ना कि वो आपका सेंटेंस है जिसके लास्ट पे आप पंक्चुएशन मार्क या फुल स्टॉप लगाएंगे। Each topic of the same rank is expressed in the same grammatical form. Also notice the indentation and the same system of numbers or letters that are used. The method of outlining is presented in brief for you. यानी कि जो हर सारी के सारी सेम रैंक में एक्सप्रेस हुई हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं ग्रामेटिकल फॉर्म उनकी सेम है। उसके बाद आपने क्या नोटिस किया, इंडेंटेशन ये होती है कि आपने, जैसे हम देखते हैं, ये देख लें, आपने ये 3 पॉइंट लगाया, जितनी जगह छोड़ के इसको लिखा हुआ है ना, मतलब आप एक क्या कहते हैं, आप अगर पैराग्राफ का टॉपिक ये है तो आपको पैराग्राफ को थोड़ा आगे से इधर से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी होती है इसको इंडेंटेशन कहते हैं, कि वो भी सेम है सारी आउटलाइंस में। और क्या है कि नंबर्स और लेटर्स जो यूज हुए हैं वो भी तकरीबन एक ही सिस्टम के मुताबिक यूज हुए हैं। अच्छा, कुछ आउटलाइंस आपके लिए ब्रीफली ये प्रेजेंट की गई, इनको हम देख लेते हैं। जॉट डाउन आइडियाज एज दे अकर टू यू, कि जैसे जैसे आपके माइंड में आइडियाज आते जाते हैं उनको आप नोट करते जाए, उनको इकट्ठा करते जाएं, ठीक है। अरेंज दीज आइडियाज इन अ सेटिस्फैक्ट्री नेचुरल और लॉजिकल ऑर्डर विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। पहले फर्स्ट स्टेप पे हमने जब पीछे 33 लेक्चर में अपने सीखा था कि हम कैसे आइडियाज़ को कलेक्ट करना है, हमने जो मैप, अपना माइंड मैप बनाना है, उसमें हमने ये लिखा था कि आइडियाज़ को जॉट डाउन पहले करते जाएं, जैसे जैसे आते जाते हैं लिखते जाएं, बिल्कुल किसी चीज़ का, ग्रामर का, पंक्चुएशन का, किसी चीज़ का ना, लॉजिकल मैनर का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी चीज़ का अपने ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं। दूसरे नंबर पर आपका जो काम है कि आप सेटिस्फैक्ट्री नेचुरल, जो कुदरत के मुताबिक या लॉजिकल मैनर में उनको ऑर्गेनाइज करें। सब हेडिंग्स आप देखें, उसमें से नोटिस करें कि कौन सी हेडिंग बनती है, कौन सी सब हेडिंग बनती है, फिर उस तरह उनको ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। You may find that some of the ideas which you have jotted down are not included because they do not fit in with the purpose. हाँ, फिर आपको यहाँ समझ आएगी कि जो jotted down आपने, जो पहले आइडियाज आपके माइंड में एकदम से आ रहे थे, आपने सारे लिख लिए, आप जब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऑर्गेनाइज मैनर में लॉजिकल वे में बना रहे होंगे तो वो आइडियाज आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको फिर लगेगा ये तो फजूल बात है, ये मैंने निकाल दी। ये हम सारा डिटेल से पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, होप सो आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, लेबल योर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स की पूरी, अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अच्छे से लेबल करना है। ये देखें, ये तरीका, ये आपकी हेडिंग, उसमें 2 सब हेडिंग्स आ गई, ए और बी। फिर ये हेडिंग, अब देखें, अगर अब इसको 1 2 3 रोमन में लिख रहे हैं ना, इसको ए बी कर लें, या इसको देखें, अगर ये ए है तो फिर आगे इसका 1 2 सब हेडिंग्स, अगर ए की आगे सब हेडिंग बनती है तो 1 2 फिर आपने लिख लिया, फिर बी और ये सी, समझ रहे हैं ना। आगे इसको हम देखते हैं, मेन हेडिंग्स को अपने रोमन में लिखना है, ये बात आपने याद रखनी है इसको, बल्कि यही आप जो ऑर्डर है ना इसी को फॉलो करें, अपना ना लिखें, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे फर्दर। मेन हेडिंग्स जो उसको रोमन में, सब हेडिंग्स को एबीसी में, फर्दर सब हेडिंग्स जो सब हेडिंग की सब हेडिंग्स है, जैसे ये एक आगे सब हेडिंग्स है 2, उनको आप 1 2 3 में कर लें, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये आप याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें इसको। ये बोल्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, सब्जेक्ट ट्रैवल। आई थिंक ये आपकी प्रैक्टिस है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है टॉपिक जो है आपका, क्या है वो, ट्रैवल, सफ़र। आइडियाज़ जो आपके पास आ गए हैं, आइडियाज़ जॉट डाउन जो आपके पास आपने करने हैं, वो कौन से हैं, मीन्स ऑफ ट्रैवल, जो ट्रैवल सफ़र करने के जो जरिए हैं, बस हो गया, ट्रेन, एरोप्लेन, कार, एक्सेट्रा। अब पर्टिकुलर जर्नी, पेशावर। फिर अगर ट्रैवल, अब सफ़र जनरल है ना, आप सफ़र करने के तरीके में लिख सकते हैं, अपना सफ़रनामा भी, कुछ भी इसमें सफ़र के बारे में आप बयान कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा आइडिया आ गया कि अपनी खास जर्नी जो आपका पेशावर का है उसको आप डिस्कस कर लें इसमें। टू ट्रैवल होपफुली इज बेटर देन टू अराइव,
कि उम्मीद के साथ ट्रैवल करना इस चीज़ से बेटर है कि आप पहुंच जाएं, ठीक है। ये एक फ्रेज है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया ना कि हम अपने जो सब्जेक्ट है, अपना ऐसे है कंपोजिशन, उसको किसी कोटेशन से, किसी फ्रेज कोटेशन से मतलब शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही एक कोटेशन है जो हमने लिख दिया कि अपने जर्नी से पहले आपने अपना ऐसे या कहानी स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन डाल दिया, इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है। ये अगर उसका नाम भी मेंशन है, R.L. स्टीवनसन, इसका ये कोटेशन है, हमने लिख दिया। आगे क्या, बैंकन्स एसे ऑन ट्रैवल अदर ट्रैवल बुक्स, ये बैंकन्स एसे ऑन ट्रैवल, बैंकन्स ये एक राइटर है अगेन, बैंकन्स एसे ऑन ट्रैवल, इसने ट्रैवल पे एक बड़ा सा ऐसे लिखा है, इसका आपने डाल दिया हवाला दे दिया, मतलब रेफरेंस दे दिया अपने जो ट्रैवल का ऐसे लिखना है, आपने रेफरेंस बुक्स भी इसमें डाल दी, कोटेशन भी डाल दिया, और क्या किया, एजुकेशनल वैल्यूज, हॉलीडेज, पीपल यू मीट, ये सारे आइडियाज आपके दिमाग में एकदम से आए जा रहे हैं ना, आप इसको जॉट डाउन कर रहे हैं कि जो पढ़ाई के लिहाज से जो ट्रैवल होते हैं उनकी क्या वैल्यूज है, जो छुट्टियों में लोग बच्चे जाते हैं मतलब ट्रैवल करते हैं, उसके बाद पीपल एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों के मिलने के लिए जो ट्रैवल्स होते हैं, कंट्रीज आई वुड लाइक टू विजिट, अब आपने लिख लिया कि मुझे ये मुल्क पसंद है, अब ट्रैवल आपके माइंड में फोकस आपने नुकता है ट्रैवल पे, अब ये सारी बातें आपके दिमाग में ऐसे ही आपके दिमाग में इससे ज़्यादा और भी बातें आ रही, आपने सारे जॉट डाउन करते जाने आइडियाज़। अब व्हाट टू सी, अब आपने क्या क्या देखा ट्रैवल में, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको आई कि आप जिन लोगों से मिले आपको बोलना नहीं आता था, हज का ट्रैवल अगर आपने किया हुआ है तो कस्टम्स ऑफ द पीपल, लोगों की एग्जाम डेट्स आई थी, प्रिपरेशन ट्रैवल के लिए जो आप पहले तैयारी करते हैं, आउटलाइन, गाइडिंग पर्पस, पर्सनल, व्हाई आई शुड लाइक टू ट्रैवल। अब आपकी आउटलाइन जो असल है कि गाइडिंग पर्पस आपने बताना कि मतलब पर्पस गाइड करना है ट्रैवल करने का, पर्सनल आपने अगर पर्सनली कोई जर्नी किया या कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो नोट कर लिया, वो सॉरी राइट डाउन कर दिया, अब मुझे ट्रैवल क्यों करना चाहिए। अब ये सारी बातें ऐसे ही आपके दिमाग में, आप ट्रैवल पे सिर्फ सोच रहे हैं, सारी बातें इसके साथ और भी 1000 बातें आई जाएंगी, आपने उनको लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना है। अब जब आप आउटलाइंस बनाने लगेंगे आपने 2 लफ्जों को ज़हन में रखना है, ऑर्गेनाइज मैनर और लॉजिकल मैनर, ठीक है। उन पे बेस करके अपने आइडियाज जो जॉट डाउन किए निकाल के आउटलाइंस अच्छे से बना लेनी। अब देखें अब ये उसका आइडिया तो लेट आया था उसको वैल्यू ऑफ ट्रैवल पर, लेकिन उसको अब यहाँ ये फील हुआ कि ये सबसे पहले आउटलाइन लिखनी चाहिए कि पहले ट्रैवल की जो वैल्यू है उसको वो तो इंट्रोड्यूस कराऊं, फिर आगे कुछ पता चलेगा ना कि ट्रैवल क्यों करना है, कैसे करना है, एक्सपीरियंस, वो सारी बातें तो बाद में, पहले वैल्यूज के बारे में लिखना। अब उसने इसमें क्या किया, जो सब हेडिंग्स दी वो देखें, ट्रैवल इज द यंगर सॉर्ट, इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बैकन। अब उसने बैकन का एक कोटेशन डाल दी इसमें, ठीक है। वैल्यू शुरू करने से पहले उसने वैल्यू जो ट्रैवल है उसकी हक में बैकन का एक कोटेशन डाल दिया, इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर सेकंड पे अब उसने क्या किया, अब उसने बताया कि पहले इस कोटेशन को भी एक्सप्लेन करेगा आपने, इस जो ये उसकी हेडिंग है, ये आउटलाइन है उसमें, फिर सब हेडिंग से क्या, नॉलेज फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम ऑक्सीज और जमुना, ये किताबें हैं दोनों, उसमें से उसने जो नॉलेज लिया ट्रैवल के अकॉर्डिंग, फिर वो इनको डिस्कस करेगा। नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस विजिटिंग ईरान अफगानिस्तान, पहले बुक्स के उसने जो नॉलेज लिया अपने वो उसको जिक्र करेगा, उसके बाद वो उस नॉलेज को जिक्र करेगा जो उसको ट्रैवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हासिल हुआ, उसने ईरान और अफगानिस्तान का जो विजिट करके एक्सपीरियंस हासिल किया उसको वो डिस्कस करेगा। देखना ना कैसे तरतीब से चल रहा है, पहले वो उसकी ट्रैवल की अहमियत बताएगा एक कोटेशन को एक्सप्लेन करके, उसके बाद वो अपना पर्सनल नॉलेज, फिर उसका एक्सपेरिमेंट जो उसने किया वो बताएगा। अब आगे आ गया प्लेयर्स ऑफ ट्रैवल, अब वो सफर करने की खुशियां बता रहा है कि सीइंग न्यू प्लेस, नई जगह देखने को मिलती हैं। अब जगहों में क्या क्या आता है ये उसकी सब हेडिंग्स बनी है, सिटीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, कंट्री साइड, हिस्टोरिकल साइट्स, ये सारी न्यू प्लेसेस में आती हैं। देख रहे हैं ना सब हेडिंग्स कैसे बन रही है, मेन आउटलाइन, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर फर्दर सब हेडिंग्स, ठीक है। फिर मीटिंग न्यू पीपल, लोगों से नए मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो क्या आता है, उनका कस्टम, उनकी लैंग्वेज, उनकी सिविलाइजेशन डिफरेंट होती है, ये उसकी अगेन सब हेडिंग, फिर अगेन फर्दर सब हेडिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रैवल देखते हैं, अगली जो उसने मेन आउटलाइन बनाई है उसमें मेथड्स ऑफ ट्रैवल उसने ये सारे, कार, बस, ट्रेन, सी द कंट्री, मीट द पीपल, टेक्स लॉन्गर, एरोप्लेन, गेट देयर क्विकर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है एरोप्लेन, मतलब जल्दी जल्दी उसको ट्रैवल एक किस्म का एक क्विकर वे है, मीन्स ऑफ ट्रैवल है। अब उसने मेथड बता दिया किन मेथड से आप ट्रैवल कर सकते हैं, वैल्यूज से चला, उसके बाद उसने बताया कि आप क्या क्या प्लेयर्स खुशियां होती हैं ट्रैवल में, फिर अपने मेथड बता रहा है, फिर डिजायर टू ट्रैवल बता रहा है कि आपको ख्वाहिश क्यों होनी चाहिए सफर करने की, वाई आई वांट टू ट्रैवल, वाई आई वांट टू गो। फिर इसमें वो ये एक्सप्लेन करेगा जब पैराग्राफ्स लिखेगा कि मैं क्यों सफर करता हूँ, मैं क्यों जाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रेपरेशन फॉर ट्रैवल, फिफ्थ पे उसने बता दिया कि तैयारी जो सफर के लिए एक ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहा है, पहले उसने सफर की अहमियत बताई, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए।
उसके बाद उसने बताया कि खुशी क्या होती है सफ़र करके, फिर उसने बताया कि जो आगे हमें मुलाकात डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, फिर अब वो मेथड्स पे आ गया, फिर वो डिज़ायर पे, एक तरतीब में वो चल रहा है, नोट कर रहे हैं ना आप। फिर अब वो तैयारी पे सफ़र किया गया कि पासपोर्ट, वीज़ा, बाई टिकट, नोट वन, ईच हेडिंग इज एक्सप्रेस इन फ्रेज वर्ड। अब देख रहे हैं ना, फ्रेज में हर हेडिंग फ्रेज में दी गई है, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, ये सारे फ्रेज हैं। और ये भी आपने बात नोट करनी है, ये इतनी स्पेस सब हेडिंग्स में है ना, इधर भी स्पेस है, मेन जो हेडिंग है आउटलाइन आपकी, सब हेडिंग्स में भी स्पेस है, और ऊपर हमने जो देखी फर्दर सब हेडिंग्स उनमें भी ये सारी चीज़ें सेम रख रहा है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। और देखें कोई फुल स्टॉप भी नहीं है लास्ट पे, ये पंक्चुएशन यहाँ फॉलो, और सारा ये देखें, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, और ये इसमें मेन जो है वो कैपिटल है, और बाकी वो उसको फर्दर जिक्र उनका कर रहा है, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, ये वैसे चीज़ों का जिक्र करना है, इसलिए उसको इसने संभाल रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है, पैरेलल पॉइंट्स है पैरेलल वर्डिंग। पैरेलल मतलब एक जैसे जो पॉइंट्स हैं वो एक जैसे वर्डिंग में आते हैं। 1 2 3, अब देखें ऊपर ये 1 2 3 सारे इस लाइन में ही आए हुए हैं, और अगर फर्दर सब हेडिंग्स हैं वो थोड़ा सा आगे करके लिखी हुई हैं। आर ऑल नाउन फ्रेजेस, सारे नाउन फ्रेज हमने यूज़ किए हैं जो आउटलाइंस हैं, जो मेन हेडिंग है उसमें। और ए में क्या किया, जो सेकंड में ये सीइंग, मीटिंग, ये एग्जांपल आपको दे रहा है कि फर्स्ट जो हमारी सब हेडिंग है 2 की आउटलाइन की जो हेडिंग है उसमें हमने सीइंग यूज़ किया, मीटिंग यूज़ किया, दोनों सेम फ्रेज यूज़ हो गए ना सब हेडिंग में। और जो फोर्थ की सब हेडिंग हमने बनाई है वाई, वेयर, ये भी सेम फ्रेज यूज़ हो गए। समझ रहे हैं ना बात को, फॉलो करने की कोशिश करें कि हमने सेम ऑर्गेनाइज मैनर में रहना है, पैरेलल वे में यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर एक मेन हेडिंग है उसकी सब हेडिंग है तो वो एक जैसे फ्रेज के साथ होनी चाहिए। डू नॉट अलाउ हेडिंग्स टू ओवरलैप, ओवरलैप करना यानी कि हेडिंग्स को ज़्यादा से एक दूसरे पे ओवरलैप करने की इजाज़त ना दें, ऐसा ना करें, ब्लंडर हो जाएगा ऐसे। डू नॉट कोऑर्डिनेट एनी हेडिंग विच शुड बी सब ऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा, जो हेडिंग सब ऑर्डिनेट आनी है उसको आप मेन हेडिंग ना बनाएं, उसको कोऑर्डिनेशन ना करें। मतलब जो आपकी हेडिंग आती है उसकी सब हेडिंग आती है, अगर जैसे ऊपर हमने देखा ना लव स्टोरीज अलहदा से उसने निकाला हुआ था, हालांकि वो फिक्शन की सब हेडिंग बनती थी, उसको उसने सब मेन हेडिंग बना दिया, ऐसे नहीं करना आपने। डू नॉट मेक अ सिंगल हेडिंग और सब हेडिंग एनीवेयर इन द आउटलाइन, सिंगल हेडिंग और सब हेडिंग ना बनाए, उसकी अगर हेडिंग सिंगल बना रहे हैं तो उसकी सब हेडिंग्स बनाए, और सब हेडिंग को सिंगल ना बनाए। फॉर एग्जाम्पल वेयर यू हैव 1 you must have 2, and similarly if you put a there must be at least b, and if at least 2 6। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर आपने एक हेडिंग बनाई है, आपको ऊपर देखा, हाँ एग्जाम्पल हमने देखी टिकट्स, आपने सॉरी ये देखें, इसको देख लेते हैं, प्रिपरेशन फॉर ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी सब हेडिंग बना रहे हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, बाई टिकट्स, सब हेडिंग्स बन गई ना, बल्कि उसने सब हेडिंग नहीं बनाई, उसमें ही फर्दर आगे करके लिख दिया। अगर सब हेडिंग बनाए तो 1 या 2 बना लें, एक मतलब ठीक नहीं लगती, वो ये बताना चाह रहा है 2 या 3 हो जाए, मतलब ये वैसे ही आपकी उसके लिए है, लेकिन असल बातें ऊपर थी जो होप्स हो वो आपको समझ आ गई होंगी। The outline provides for a prompt beginning, in this case a quotation, and ending the buying of a ticket, but information is given about these and they are not labeled introduction and conclusion। आप नोट कर रहे हैं ना कि जो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम से जो बिगिनिंग आप कर देते हैं ना, शुरू कर देते हैं, कैसी कोटेशन से जो आपने शुरू किया, और एंडिंग आपने कहा कर दिया बाय टिकट पे, कि बाय टिकट, अब ये कोई एंडिंग तो नहीं है ना, एंडिंग तो एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, या अच्छा चले कंक्लूडिंग पैराग्राफ इसके अगर बाद आप लिख रहे हैं तो उसकी भी आप यहाँ आउटलाइन जरूर उसको मेंशन करें, कंक्लूडिंग पैराग्राफ को। और अगर आप आउटलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके स्टार्ट में भी आप लिखें पहले इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, उसके बाद ये बॉडी की आउटलाइंस लिखें, और लास्ट में आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इनकी भी आप आउटलाइंस दें, ठीक है। वो ये बता रहा है कि प्रॉम्प्ट बिगिनिंग जो होते हैं अचानक से एक धमाकेदार शुरू कर देना, वो नहीं करना, इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, बॉडी फर्दर और कंक्लूजन तक आना है, ठीक है। अब ये बाय टिकट करना कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूडिंग आपको पैराग्राफ इसका अलग से लिखना पड़ेगा, वो आपका अच्छा कंक्लूजन बनेगा। प्रैक्टिस टू इलिस्ट्रेट द अबव पॉइंट्स 1 and 2, प्रैक्टिस देख लेते हैं हम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर अ सीरीज ऑफ आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ floor arrangement, on the right is a framework for an outline, using the material on the left complete this outline। यानी कि मेंशन तो यही है कि लेफ्ट साइड पे आपको दिया गया फ्रेमवर्क और राइट साइड पे, लेकिन यहाँ एम्प्टी स्पेस है, शायद ये कुछ मुझसे मिस मैनेज हो गया, या पता नहीं यहाँ टेक्स्ट नहीं है आपका। करना इसको फ्लोर अरेंजमेंट दी हुई थी, उसको हमने आउटलाइन में ठीक से लिखना था। हम इसको लास्ट वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसको नीचे वाले को देख लेते हैं, वो मिसिंग है वहाँ से टेक्स्ट, तो उसको छोड़ते हैं हम। आपने समझना आउटलाइन बनाना ही, वो आपने ऊपर सीख लिया, इस प्रैक्टिस को करते हैं, एंड दैट्स फॉर टुडे।
इन द फॉलोइंग मेन हेडिंग्स ओवरलैप, कि जो मेन हेडिंग्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं नीचे। राइट टू करेक्टेड वर्जन ऑफ द आउटलाइन, इस आउटलाइन की आपने 2 करेक्टेड वर्जन लिखने, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। देखते हैं टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, पंजाब की हिस्ट्री, पीरियड बिफोर 1500, मुगल्स 6, पीरियड आफ्टर 1947। पंजाब इस इंदौर में कैसा था, इंदौर में कैसा था। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमने इसको मॉडिफाई करना है ना, ये ओवरलैपिंग है, हमने इसको मॉडिफाई करके करेक्ट वर्जन लिखना है। हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि पंजाब इन द हिंदू रजाइम, कि हिंदुओं के जो पीरियड में उनके दौरे हुकूमत में पंजाब कैसा था, ठीक है। एक हो गया हमारी हेडिंग। दूसरी हम कर लेंगे हिंदुओं के बाद सुल्तान में हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने फिर पंजाब को अपने उसमें इसको फ़तह किया और उनके रजाइम में शामिल रहा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि पंजाब अंडर द रजाइम ऑफ हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी। थर्ड पे हम इसको कर लेंगे कि पंजाब अंडर द 6 मुगल्स को अंडर द मुगलिया सल्तनत, के मुगलियों के दौर में पंजाब कैसा था। और सॉरी थर्ड पे पहले सिखों के मुगलों से पहले सिखों की हुकूमत थी, उसके बाद फिर मुगलों की आई। मुगल हम फोर्थ पे ले आएंगे। देखें पहले हम हिंदुओं के दौर में करेंगे पंजाब इन द रिजाइम ऑफ हिंदूज एंड पंजाब आफ्टर द कॉन्क्वेंट ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, उनकी फतह के बाद कॉन्क्वेंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हम ले आएंगे इसको सिखों के पीरियड को, कि पंजाब इन द रिजाइम ऑफ 6, एंड फोर्थ पे हम पंजाब अंडर द रिजाइम ऑफ मुगल्स, इन द रिजाइम ऑफ मुगल्स। एक हमने इसको सिमिलर और पैरेलल वे में बनाना है चारों हेडिंग्स को, ठीक है। पंजाब इन द रिजाइम ऑफ मुगल्स, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। और इसको सेकंड वाला अगर पहले मुगल्स लिखा हुआ है, मुगल से ही स्टार्ट हुआ है, तो मुगल्स के बाद हम ले आएंगे इधर से 6, मतलब सिखों के दौरे हुकूमत में कैसा था। उसके बाद हम ब्रिटिश रूल में ले आएंगे कि ब्रिटिश रूल जब सब कॉन्टिनेंट रहा तब पंजाब कैसा था, पंजाब अंडर द ब्रिटिश रूल। और फोर्थ पे हम कर लेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड आफ्टर 1947, और हम इससे पहले का पीरियड कर लेते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, या उसके बाद आप प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, जिसको आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड बिफोर हेडिंग बना सकते हैं। मतलब ये है कि ये हेडिंग ओवरलैपिंग है, आपने इसको ठीक से किसी तरह भी हेडिंग्स बनाने, उनके सब हेडिंग्स भी और अरेंज करके आप अच्छे से आउटलाइंस बना सकते हैं, ठीक है बेटा। आउटलाइन भी एक किस्म की जान होती हैं आपकी। मैंने आपको पहले बताया कि आउटलाइन देख के आप कैसे आपकी बॉडी का पता चलता है, इसको अपने अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करें, बार बार डिफरेंट टॉपिक्स माइंड में सोच के आइडियाज़ को कलेक्ट करें, उनको जॉट डाउन करें, उन पे आउटलाइंस बनाएं, सब टॉपिक्स उनके बनाएं और फिर फर्दर सब हेडिंग्स उनके बनाएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।